मिश्का इस वक्त जिस सिचुएशन में थी उसे किसी के सहारे की जरूरत थी, किसी ऐसे कंधे की जिस पर वो पूरे भरोसे के साथ सिर रख के अपने दिल की बात कह सके। और वो सहारा उसके पास अनीशा के रूप में था। अनीशा की गोद में सिर रखकर लेटी मिश्का की सिसकियों ने अनीशा को हैरान होने पर मजबूर कर दिया। उसने तुरंत मिश्का के सिर पर प्यार से हाथ फेरना शुरू किया और बोली, मिश्का बेटे ऐसे रोते नहीं, अगर तुम नहीं बताना चाहती तो कोई बात नहीं, लेकिन रोना बंद करो। आंटी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या सच है और क्या झूठ। मुझे उस जगह पर छोड़ने के बाद मोहित भी पता नहीं कहा चले गए। उन्होंने तो कहा था कि वो 15 दिनों में लौट आएंगे, लेकिन 2 साल हो गए वो आए ही नहीं। मिश्का ने रोते हुए कांपती आवाज में कहा। तो अनीशा को पहले तो कुछ समझ नहीं आया कि ये मोहित कौन है और मिश्का उसका इंतजार क्यों कर रही है, क्योंकि रूहान ने रूही और अनीशा को सिर्फ इतना बताया था कि मिश्का कोठे पर रहती थी। लेकिन मिश्का के आगे की बात सुन उसे कुछ कुछ समझ में आने लगा था। अनाथ होने के बावजूद मोहित मुझसे प्यार करते थे। वो तो मुझे उस छोटे से शहर से कोलकाता ये कहकर लाए थे कि मुझसे शादी करेंगे, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि उन्हें अर्जेंट काम से कहीं जाना है, तब तक मैं उस कोठे पर रहूं। मैं तो अब तक उनका इंतजार कर रही हूं, लेकिन वो है कि उनका कुछ पता ही नहीं है। आंटी, आप बताइए, क्या आपको भी साहेब के जैसे लगता है कि मोहित मुझे धोखा देकर चले गए? मिश्का ने अपना चेहरा उसकी तरफ घुमाते हुए इस आस में पूछा कि शायद अनीशा ये कह दे कि उसके मोहित ने उसे धोखा नहीं दिया। उसका पूरा चेहरा आंसुओं से भीग हुआ था और आंखें रो रोकर लाल हो रही थी। अनीशा ने उसका चेहरा बड़े ही प्यार से अपने हाथों में थामा और उसके आंसू साफ करते हुए बोली, बेटा मुझे जितना समझ आया उस हिसाब से तो मैं यही कहूंगी कि अगर मोहित को अर्जेंट कहीं जाना ही था तो तुम्हें उस जगह पर छोड़ने के बजाय वो तुम्हें अपने घर भी तो ले जा सकता था ना। चलो मान लेते हैं घर ले जाना पॉसिबल नहीं था तो किसी होटल या फिर अपने साथ ही लेकर जाता, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि एक अकेली लड़की की कोठे जैसी जगह पर छोड़ना सही हो सकता है। मिश्का के दिल में मोहित के प्रति जो उम्मीद की डोर थी उसका धागा टूटता हुआ महसूस होने लगा। उसे भी अब अनीशा की बात सच लगने लगी थी। जिस प्यार और भरोसे के सहारे वो 2 साल से मोहित की राह देख रही थी, वो तो उसे छोड़कर जा चुका था। लेकिन फिर भी दिल के किसी कोने में मोहित के लिए प्यार जिंदा था। मिश्का ने वापस से अपना चेहरा उसकी साड़ी में छुपाया, बिल्कुल किसी छोटे बच्चे की तरह, और रो पड़ी। अनीशा उसे चुप करवाने की भरसक कोशिश कर रही थी, लेकिन मिश्का का रोना बढ़ता ही जा रहा था। रूहान, जो अनीशा के ठीक पीछे खड़ा उनकी बातें सुन रहा था, जब मिश्का का इस तरह से उस मोहित के लिए रोना बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो अचानक से आगे आया और अनीशा की गोद से मिश्का को अपनी बाहों में उठाकर उसके कमरे की तरफ बढ़ गया। अनीशा ने भी कुछ नहीं कहा, क्योंकि इस वक्त मिश्का को रूहान ही अच्छे से संभाल सकता था। वहीं मिश्का ने रोते हुए जब रूहान को देखा तो उसने झट से उसके शर्ट को मुट्ठी में भींचे अपना चेहरा उसके सीने में छुपा लिया। जिंदल मेंसन सारवी बेड पर छोटे बच्चे की तरह सिकुड़ कर सो रही थी। कुछ देर पहले ही दोनों घर पहुंचे थे। पूरे रास्ते सारवी सोती रही, इसीलिए घर पहुंचने के बाद भी आहान की उसे गोद में उठाकर कमरे तक लाना पड़ा, क्योंकि सारवी गहरी नींद में जो थी। अब 1 घंटे होने को थे। उसके सिरहाने बैठा अंगहान, जो उसे कब से जगाने की कोशिश कर
रहा था क्योंकि सार्वी ने कुछ खाया ही नहीं था। गुस्से में अहान ने सार्वी को कंधे से पकड़कर बैठा दिया, जिसकी वजह से सार्वी को मुंह बनाते हुए अपनी आंख खोलनी पड़ी। क्या है नवाब साहब, सोने क्यों नहीं दे रहे हैं आप? खबरदार, अब अगर तुमने सोने की बात की तो 3 घंटे से तुम सोए जा रही हो। भूख भी लगती है कि नहीं तुम्हारे इस छोटे से पेट को डोट। कहते हुए अहान ने उसके पेट पर हाथ रख दिया। उसकी छुअन अपने पेट पर महसूस करते ही सार्वी सिहर उठी। उनीदी आंखों से उसने अहान को देखा, जो उसे ही घूर कर देख रहा था। अहान का हाथ अभी भी उसके पेट पर था। उसकी आंखों में देखते हुए सार्वी ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा। तब जाकर अहान को रियलाइज हुआ कि उसने अपना हाथ सार्वी के पेट पर रखा है। डांट से उसने अपना हाथ पीछे खींचा लिया। सार्वी कुछ देर तो अपनी आंखें टिमटिमाते हुए उसे देखती रही, फिर बेड से उतरने लगी। नींद अभी भी उसकी आंखों में भरा था। वो जैसे ही बेड से उतरने को हुई कि उसके साड़ी में पैर उलझा और वो आगे की तरफ गिरने लगी। लेकिन अहान ने बिना 1 सेकंड की देरी के उसका हाथ पकड़ अपनी तरफ खींच लिया। अहान तो पहले ही बेड के कॉर्नर पर बैठा था। अब सार्वी को अपनी तरफ खींचने की वजह से वो पीछे की तरफ लुढ़क गया। अब आलम यह था कि अहान बेड पर पीठ के बल लेटा था और सार्वी उसके ऊपर। उसका हाथ अहान के सीने पर था और उसका चेहरा बालों से ढका हुआ। पता नहीं क्यों, लेकिन सार्वी को गिरते देख अहान की धड़कनें बढ़ गई थी। उसी तरह लेटे हुए अहान ने उसके चेहरे पर आए बालों को उसके कान के पीछे किया और उसे देखने लगा। गिरने के डर से सार्वी ने अपनी आंखें कस के बंद कर रखी थी। एक तो सोकर उठने की वजह से वो पहले से ही इतनी क्यूट लग रही थी, ऊपर से उसका मासूम चेहरा अहान बाबू की धड़कनें बढ़ाने का काम कर रही थी। वो एक बार फिर खोने लगा था। खोए हुए अंदाज में उसने सार्वी के चेहरे को अपने हाथों में भर लिया। उसके हाथ अपने चेहरे पर महसूस करते ही सार्वी ने धीरे से अपनी बड़ी बड़ी पलकों को ऊपर उठाया और अहान को देखने लगी, जो बड़ी ही इंटेंस नजरों से उसे देख रहा था। उसकी नजरें जिस तरह से उसे देख रही थी, सार्वी की धड़कनें बढ़ गई। वो पीछे हटने को हुई, लेकिन अहान ने उसका हाथ पकड़ रोक लिया और एक झटके से उसे लेकर पलट गया। सार्वी की धड़कनें इस वक्त सुपर फास्ट ट्रेन से भी तेज भाग रही थी। अहान को ऐसे अपने ऊपर देखा उसकी जान निकल रही थी। लेकिन अहान बाबू तो जैसे किसी और ही दुनिया में गुम हो चुके थे। उसे कुछ होश ही नहीं था। उसने सार्वी के चेहरे पर हाथ रखा और सेडक्टिव वॉइस में बोला, तुम्हें पता है सोते हुए तुम एकदम बार्बी डॉल लगती हो। नवाब साहबा पक्या क्या शशश। थोड़ी देर चुप रहो ना, मुझे देखने दो कि चांद जब जमी पर आता है तो कैसा लगता है। ये बड़ी बड़ी पलकें जब झपकाती हो तो मेरी धड़कनें रफ्तार के साथ बढ़ने लगती हैं और ये कंपाते होंठ जैसे किसी ने गुलाब के रस को निचोड़कर रख दिया हो। ये मुझे अपनी तरफ खींचते हैं। जी तो करता कि इन्हें। अहान ने तो अपनी बात अधूरी छोड़ दी, लेकिन धड़कते दिल के साथ सार्वी ने तुरंत अपने लोअर लिप को अपने दांतों में दबा लिया। इस वक्त उसे ऐसा फील हो रहा था जैसे उसके पेट में हजारों तितलियां एक साथ उड़ रही हो। उसके गले से आवाज ही नहीं निकल रहा था। अहान ने अंगूठे से उसके निचले होठ को सहलाया तो सार्वी ने अपनी आंखें कस के मींच ली। दोनों के धड़कने की तेज आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी, जो सर्वी की ओर
भी इंटेंस बना रही थी। आहान ने अपना चेहरा उसके चेहरे पर झुकाया और उसकी बंद पलकों पर अपने होठ रख दिए, जिसे महसूस करते ही सारवी की पकड़ उसके कंधे पर कस गई। लेकिन आहान अभी इसके आगे बढ़ता कि एक झटके से दरवाजा खुला और प्रियंका जी एक बार फिर हाजिर हुई। लेकिन सामने का नजारा देख उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। आहान जिस तरह से सारवी के ऊपर था उसे देख उन्हें समझ आ गया कि एक बार फिर उन्होंने दोनों के क्वालिटी टाइम में टांग अड़ा ही दिया। उन्होंने तुरंत अपने आंख पर हाथ रखा और पलटकर खड़ी हो गई। सॉरी बेटा, माफ कर दो। मैं तो यहाँ तुम दोनों को खाने के लिए बुलाने आई थी, मुझे क्या पता था कि तुम दोनों तो कुछ और ही खाने में लगे हो। कोई बात नहीं, तुम दोनों कंटिन्यू करो, खाने का क्या है, वो तो बाद में भी खाया जा सकता है। इतना कहकर वो सरपट बाहर निकल गई, लेकिन जाते जाते उन्होंने दरवाजा जरूर लॉक कर दिया। वही आहान और सारवी का तो होश उड़ गए थे। आहान को तो खुद पर ही हैरानी हो रही थी कि उसे होता क्या जा रहा है जो वो सारवी को लेकर ऐसा सोचने लगा है। उसने सारवी को देखा जिसका पूरा चेहरा शर्म से लाल हो चुका था और उसने अपनी आंखें अभी भी बंद कर रखी थी। अपने कंधे पर उसकी तेज पकड़ महसूस कर उसे समझ में आया कि वो इस वक्त क्या फील कर रही हैं। आहान एक झटके से उससे अलग हुआ और तेज कदमों से कमरे से बाहर निकल गया। इस वक्त उसे हद से ज्यादा बेचैनी हो रही थी, इसीलिए वो इस वक्त तो सारवी का सामना बिल्कुल नहीं करना चाहता था। वही दरवाजा खुलने और बंद होने की आवाज से सारवी को पता चल गया था कि आहान कमरे से जा चुका है, लेकिन फिर भी वो उसी तरह लेटी रही। शायद आहान की खुशबू अभी भी उसे अपने पास महसूस हो रही थी। 15 मिनट तक उसी तरह रहने के बाद सारवी ने तकिए में अपना मुंह छुपाया। अगले ही पल उसके सिसकने की आवाज कमरे में गूंज गई। कैसे हो प्रोफेसर? सुकून से हो? अब ये बताओ कि नंबर कहाँ से मिला तुम्हें और फोन क्यों किया है? नंबर कॉलेज के होद से लिया और फोन इसलिए किया क्योंकि आज मैं कॉलेज आई नहीं थी, इसीलिए तुम्हें देखने का मन कर रहा था। श्रव्या ने खनकती आवाज में कहा। तो फोन के उस तरारू निर्मित जो इस वक्त डाइनिंग टेबल पर सबके साथ बैठ डिनर कर रहा था, उसे हिचकी आ गई, जिसे सुनते ही उसके मॉम डैड के साथ प्रत्यक्ष की नजर भी उस पर गहरी हो गई, क्योंकि डाइनिंग टेबल पर पहली बार उन्होंने निर्मित की आवाज सुनी थी, वो भी इतने नॉर्मली वे में। निर्मित बहुत ही कम बोलता था, या फिर ये कहे कि उसने बोलना ही छोड़ दिया था। बस जरूरत के कुछ गिने चुने शब्द ही उसके मुंह से सबने सुने थे, लेकिन आज उसे किसी से बात करते देख प्रत्यक्ष के मॉम और डैड आंखें फाड़े उसे देख रहे थे। निर्मित ने सबको इग्नोर किया और पानी पीकर ग्लास टेबल पर रख अपने कमरे में जाते हुए बकवास बंद करो अपनी। श्रव्या बेड पर लेट पिलो से खेलते हुए ओके नो बकवास, अब ये बताओ कि आज क्लास में मुझे मिस किया? एक पल को तो निर्मित खामोश हो गया, क्योंकि ना चाहते हुए भी पूरे लेक्चर के दौरान उसे श्रव्या की ही याद आ रही थी। अब ये बात तो वो श्रव्या से कहने से रहा तो उसने इसे साइड में धकेला और पूरे एटीट्यूड से इतना फालतू का टाइम नहीं है मेरे पास कि तुम जैसी बड़बोली लड़की को याद करता फिरूं। ऐसे तो बात मत करो यार, नव्या ने मायूसी होते हुए कहा। तो कैसे बात करूं? जैसे सब करते हैं वैसे ही कर लो। मुझे नहीं पता कैसे सब बात करते हैं। ओह मिस्टर तपस्वी शेरगिल,
आपको तो बहुत कुछ सीखना पड़ेगा मुझसे। क्या कहा तुमने? श्रव्या ने इतनी धीमी आवाज में कहा था कि निर्मित ठीक से सुन ही नहीं पाया। उसने नामसाझी से पूछा। श्रव्या पहले तो हड़बड़ा गई, लेकिन फिर शरारती मुस्कान लिए सब जैसे करते हैं, रोमांटिक बातें। वैसी बातें? व्हाट? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? चुपचाप आंख बंद करो और सो जाओ, मेरा दिमाग खाने की जरूरत नहीं है, निर्मित ने गुस्से में डपटते हुए कहा और फोन दूसरे कान से लगाकर अपने कमरे की बालकनी में आ गया। वही श्रव्या तो निर्मित का गुस्से वाला चेहरा इमेजिन कर मुस्कुरा रही थी। भड़क क्यों रहे हो यार? गर मुझसे रोमांटिक बातें करने में शर्म आ रही है तो मुझे गर्लफ्रेंड बना लो, फिर तो कर सकते हो ना। आर यू आउट ऑफ योर माइंड? भूलो मत कि अपने प्रोफेसर से बात कर रही हो। गुस्से में जबड़ा भींचे निर्मित ने कहा। उसकी पकड़ रेलिंग पर कस गई थी। वही श्रव्या को जैसे उसके गुस्से से कोई फर्क ही नहीं पड़ा। वो मुंह बनाते हुए नहीं भूल रही है, तुम वही तपस्वी शेरगिल हो जिसे मुझे अभी और इसी वक्त देखने का दिल कर रहा है, तो तुम वीडियो कॉल करो मुझे। लड़की, हद में रहो और दोबारा मुझे फोन करने की कोशिश भी मत करना। कहते हुए निर्मित ने जैसे ही कॉल कट करना चाहा कि श्रव्या के आगे की बात सुन उसने अपनी मुट्ठियां कस ली। प्रोफेसर, अगर तुमने 5 मिनट के अंदर मुझे वीडियो कॉल नहीं किया तो फिर उसके आगे जो होगा उसमें मेरी कोई गलती नहीं होगी। निर्मित ने बिना कुछ कहे कॉल कट कर दिया, लेकिन श्रव्या को कोई इंतजार नहीं था उसके 5 मिनट पूरे होने का। इतना तो अब तक वो निर्मित को समझ ही गई थी कि निर्मित कॉल तो नहीं करने वाला गई, इसीलिए वो अपनी जगह से उठी और दंदनाते हुए कमरे से बाहर निकल गई। उसके दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा था ये तो श्रव्या ही जाने, लेकिन जी भी चल रहा था निर्मित बाबू के लिए तो जरूर हानिकारक होने वाला था। पिलो में चेहरा छुपाए सारवी बेतहाशा रोए जा रही थी। उसे अहान का इस तरह से उसे इग्नोर करके जाना बुरा लग रहा था। हालांकि उसे पता था कि अहान अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है इस रिश्ते को अपनाने की। उसे ये भी पता था कि अहान के दिल में रोजपिटल्स के लिए कितना प्यार है, फिर भी पता नहीं क्यों उसे बुरा लग रहा था। वो खुद चाहती थी कि अहान को उसकी रोजपिटल्स मिल जाए, लेकिन वो अपने दिल का क्या करे जो अहान को किसी और के साथ सोचकर ही टूट रहा था। न जाने कितनी देर तक वो उसी तरह रोते रोते एक बार फिर सो चुकी थी। देर रात अहान कमरे में आया तो उसकी नजर बेड पर बेतरतीब सी सोई सारवी पर पड़ी। उसी तरह से सोई थी जैसे कुछ देर पहले वो कमरे में था तब लेटी थी। फर्क बस इतना था कि अब उसने करवट बदलकर अपना चेहरा पिली में छुपा लिया था। डोर लॉक कर अहान दबे पांव चलते हुए उसके पास आया और हल्का सा उसकी तरफ झुक उसका चेहरा देखने लगा, जो पीली साइड में होने की वजह से थोड़ा सा ही दिख रहा था। गालों पर लुढ़क आए आंसुओं के निशान देख उसे अपने दिल में एक टीस सा महसूस हुआ। उसे पता था कि उसके जाने के बाद सारवी नीचे डिनर के लिए नहीं गई होगी और अब रात के 12:30 बजने को थे। ऐसे में उसे जगाकर कुछ खिलाना उसे ठीक नहीं लगा। गहरी सांस लेकर उसने सारवी का चेहरा ठीक कर सिर तकिए पर रखा और उसके माथे को बड़े ही प्यार से चूम धीमी आवाज में बुदबुदाया, आई एम सॉरी हीरोइन, पता नहीं मुझे क्या हो जाता है जो मैं ऐसे तुम्हारी तरफ खींचता चला जा रहा हूँ। आई नो कि तुम्हें इन
सबसे बहुत ही ऑकवर्ड फील हो रहा होगा, लेकिन मुझे माफ कर दो। आगे से कोशिश करूंगा कि ऐसी सिचुएशन हमारे बीच ना बने। आहान ने एक लंबी सांस खींची और बेड के दूसरी साइड आकर लेट गया। उसने अपना चेहरा सार्वी की तरफ कर रखा था। वो खुली आंखों से सार्वी को निहारे जा रहा था, जो बड़ी ही बेफिक्री से सो रही थी। लेकिन बीच बीच में उसके चेहरे पर बनती त्योरियां देख आहान हल्का सा खिसक कर उसके पास आया। हालांकि अभी भी दोनों के बीच काफी दूरियां थी। आहान ने अपना हाथ धीरे से उसके सिर पर रखा और बड़े ही प्यार से थपकी देने लगा, जैसे उसे यकीन दिला रहा हो कि वो उसके पास है, उसे डरने की जरूरत नहीं है। सार्वी ने नींद में भी जैसे उसके स्पर्श को पहचान लिया हो। दोनों हाथ चेहरे के नीचे लगाए वो आहान की तरफ पलट कर सो गई। आहान एक तक उसे देखते हुए, तुम बहुत अच्छी हो हीरोइनी। अगर मैं उस दिन रोजपिटल से नहीं मिला होता ना, तो आज मैं पूरे दिल से तुम्हें अपना मान लेता। हालांकि माना तो अभी भी है तुम्हें अपना, लेकिन तुम्हारे करीब आने पर जो झिझक महसूस होता है, ये सोचकर कि मैं अपनी रोजपिटल्स के साथ धोखा तो नहीं कर रहा हूँ, तब शायद नहीं होता। लेकिन अब मुझे इस सच को एक्सेप्ट करना ही होगा कि तुम मेरी दोस्त के साथ साथ पत्नी भी हो। और आहान जिंदल अपनी पत्नी के आंखों में ऐसे आंसू नहीं देख सकता। कहते हुए आहान ने अपनी आंखें बंद कर ली। आंख बंद करते ही उसकी आंखों के सामने उस रात का नजारा घूम गया, जब उसने बीच सड़क पर उस टैटू वाली लड़की की एक झलक देखी थी। उसकी आंखों से दो बूंद आंसू लुढ़क कर पिलो पर गिर गए, जिसे महसूस करते ही आहान ने झट से अपनी आंखें खोल दी। नहीं आहान, उसे याद नहीं करना है। तुम्हारी जिंदगी में अब ये लड़की मायने रखती है। आहान ने सार्वी की तरफ देखते हुए अपने दिल को समझाने की कोशिश की, लेकिन दिल तो बेचारा रोजपिटल्स में अटका था। वो अब आंख बंद करने से भी डर रहा था कि कहीं आंख बंद करते ही एक बार फिर उसे उसकी रोजपिटल्स ना दिखने लगे, जिसे वो इस वक्त तो बिल्कुल भी नहीं याद करना चाहता था, क्योंकि सार्वी के चेहरे पर बने आंसुओं के निशान उसे बेचैन कर रहे थे। मिश्का को गोद में उठाए रूहान उसके कमरे में आया और उसे लेकर बेड पर बैठ गया। मिश्का अभी भी रोए जा रही थी। रूहान ने साइड टेबल पर रखा पानी का ग्लास उठाया और उसके होठों तक लाते हुए बोला, जानम, रोना बंद करो। बहुत रो लिया तुमने आज, अब चुप हो जाओ। जो आपके फीलिंग को ना समझे उसके लिए अपने आंसू क्यों बहाना। मिश्का सिसकते हुए, मोहित मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। उन्होंने कहा था वो आएंगे। मेरा दिल कहता है वो मुझे धोखा नहीं दे सकते। यहाँ से जाते ही मुझे बाई जी से अपने सवालों के जवाब लेना है। मुझे पता है वो मुझसे झूठ नहीं बोलेंगी। रूहान ने अपना सिर ना में हिलाया, जैसे कह रहा हो प्यार सच से अंधा ही होता है। मोहित को गए 2 साल हो गए, लेकिन मिश्का को अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि मोहित उसे कोठे पर छोड़ने के लिए ही लाया था। वो तो उसकी किस्मत अच्छी थी जो हीरा बाई उसे मिल गई, वरना अब तक उसका क्या हाल होता ये वो खुद नहीं जानती। रूहान बड़े ही प्यार से उसके सिर पर थपकियां देते हुए उसे चुप करवाने की कोशिश कर रहा था, जिसका असर भी उसे होता हुआ महसूस हुआ, क्योंकि उसकी गोद में सिर रखकर लेटी मिश्का का रोना अब बंद हो गया था। लेकिन बीच बीच में वो सिसकी लेने लगती। नींद से बोझिल आंखें लिए उसने एक नजर रूहान को देखा और फिर आंख बंद कर ली। वो तो कुछ ही देर में गहरी नींद में चली गई, लेकिन रूहान की आंखों से नींद कोसों दूर था। मिश्का के बालों में
उंगलियां घुमाते हुए वो कुछ सोच रहा था। उसने डिसाइड किया कि कल वो हीरा बाई से मोहित के बारे में पूरा सच जान कर रहेगा। उसने गहरी सांस ली और मिश्का को देखने लगा जो उसकी गोद में सिर रखे सिमट कर सो रही थी। रूहान उसकी नींद खराब ना हो इस वजह से वैसे ही बेड से टिककर बैठा रहा। उसने अब अपना सिर पीछे टिकाया और आंख बंद कर ली। निर्मित अभी भी बालकनी में खड़ा श्रव्या के बारे में सोच रहा था। लगभग आधा घंटा बीत चुका था लेकिन श्रव्या ने उसे दोबारा फोन नहीं किया तो निर्मित अब वापस कमरे में आ गया। उसने फोन बेड पर फेंका और वॉशरूम में घुस गया। ठीक इसी वक्त शेरगिल मेंसन के बड़े से गेट पर एक बुलेट आकर रुकी। उस बुलेट पर आगे बैठे शख्स ने हेलमेट निकाला ही था कि उसके लंबे रेशमी बाल उसके पीठ पर फैल गए। वो लड़की और कोई नहीं बल्कि श्रव्या थी। उसने हेलमेट पीछे बैठी अनाया को पकड़ाया तो अनाया ने उसे घूरते हुए हेलमेट बुलेट के हैंडल में लटकाया और दांत पर दांत जमाए बोली, अगर घर पर किसी को पता चला ना श्रव्या तो मैं नहीं बचाने वाली तुझे। ओफो दी, अपनी बहन के नए नए प्यार के लिए आप इतना भी नहीं कर सकती ना। एक तो अभी मुझे उस तपस्वी शेरगिल की तपस्या भंग करनी है, ऊपर से आप भी शुरू हो गई। हम घर चलकर इस टॉपिक पर बात करेंगे। और एक बात आप फिक्र मत करिए, घर पर किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। अब चलिए अंदर जाने का रास्ता ढूंढते हैं। कहते हुए श्रव्या आगे बढ़ने की हुई कि अनाया ने उसका हाथ पकड़ पीछे खींचा और हैरानी से आंखें बड़ी बड़ी कर, 1 मिनट में क्यों चलूं तुम्हारे साथ? देखी, मैंने पहले ही कहा था कि मैं सिर्फ तुम्हारे साथ चलूंगी, तुम्हारी सेफ्टी के लिए समझी। अब अंदर मैं नहीं जाने वाली, तुम जानो तुम्हें कैसे जाना है। श्रव्या ने एकदम मासूम सा चेहरा बनाकर उसे देखा तो अनाया झल्लाते हुए, ओके फाइन, लेकिन 1 घंटे में हमें वापस भी जाना है, समझी? समझ गई। अब चलिए जल्दी, क्योंकि 10 मिनट तो वैसे ही वेस्ट हो गए। अनाया और श्रव्या ने छुपते छुपाते उस बड़े से गेट को देखा जिस पर फिंगर वाला लॉक लगा था। श्रव्या ने बुरा सा मुंह बनाया और अनाया के पीछे चलते हुए बैकयार्ड एरिया की तरफ आई। वहां भी एक छोटा सा गेट लगा था, लेकिन उसकी दीवारें ऐसी थी कि आराम से कूदकर उस तरफ जाया जा सकता था। श्रव्या की आंखें चमक गई और वो झट से दोनों हाथ दीवार पर रखकर उस तरफ कूद गई। अनाया भी बेमन से उसके पीछे आई। श्रव्या और अनाया अब दबे पांव वहां लगी विंडो को चेक कर रही थी कि शायद कोई विंडो खुली मिल जाए जिससे वो अंदर जा सके। तभी अनाया ने देखा ऊपर वाले फ्लोर के कमरे की विंडो खुली है। अनाया ने श्रव्या को ऊपर देखने का इशारा किया तो श्रव्या का चेहरा खिल गया। उसने तुरंत अनाया को देखकर आइविंग की और वहां लगे पाइप को पकड़कर चढ़ने लगी। ए पागल हो गई हो तुम? ये क्या कर रही हो? यहाँ से गिरी ना तो पैर तो टूटेगा ही, ऊपर से जो उन लोगों के सामने इंसर्ट होगा वो अलग। हम कोई और रास्ता निकालते हैं। मैं तो चली, आप कोई और रास्ता निकाल कर आइएगा। कहते हुए श्रव्या पाइप पकड़कर किसी तरह ऊपर चढ़ने लगी। एक पल को अनाया के दिमाग में आया कि वो श्रव्या का पैर पकड़कर नीचे खींच ले, लेकिन फिर उसने अपना सिर झटक लिया। वही श्रव्या अब तक उस कमरे की बालकनी में पहुंच गई थी। उसने हाथ साफ किया और अनाया को देखा जो वही खड़ी उसे देख इशारा कर रही थी कि वो यही रहेगी। श्रव्या ने भी धीरे से ओके कहा और दबे पांव कमरे में आई। उस कमरे में कदम रखते ही श्रव्या को ऐसा लगा जैसे वो सफेदी की दुनिया में आ गई हो। वॉल
पर लगे पेंट्स से लेकर कमरे में लगे कर्टन्स तक सब कुछ वाइट कलर का था। श्रव्या आंखें फाड़े उस कमरे को देख ही रही थी कि उसकी नजर टेबल पर रखे एक फ्रेम पर टिक गई। उसने अब ध्यान से पूरे कमरे में नजर दौड़ाई तो वो कमरा पूरा खाली था। आंखों में चमक और चेहरे पर शरारती मुस्कान लिए वो वहीं बेड पर फैल गई। फ्रेम में लगी निर्मित की तस्वीर से ही उसे कन्फर्म हो गया कि ये कमरा निर्मित का ही है। बेड पर दोनों हाथ फैलाए उसने ऊपर सीलिंग को देखा और बोली, वाह भगवान जी, क्या हिंट है। मतलब ये कमरा निकला भी तो मेरे अकड़ू का। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि आप भी चाहते हैं मैं अकड़ू की लाइफ में आऊं। अभी वो बोल ही रही थी कि वॉशरूम का दरवाजा खुला और कमर पर टॉवल लपेटे निर्मित बाहर आया। उसकी आदत थी सोने से पहले शॉवर लेने की। बिना बेड पर ध्यान दिए वो कबर्ड की तरफ बढ़ गया, लेकिन श्रव्या उसे इस हाल में देख तो जैसे किसी और ही दुनिया में पहुंच गई थी। अचानक से उसे होश आया और वो उठकर बैठ गई। आंखें तो मानो निर्मित को ऐसे स्कैन कर रही थी जैसे कोई भूखा अपने शिकारी को करता है। उसके मुंह से एकाएक निकला, सो हॉट। श्रव्या, तेरे तो मजे ही मजे हो जाएंगे अगर ये बंदा तेरा हो गया तो। बेशक से श्रव्या ने ये बात धीमे कही हो, लेकिन निर्मित के कान बड़े तेज थे। वो झट से पीछे पलटा और सामने श्रव्या को देख उसके होश उड़ गए। वो 2 कदम पीछे हो गया, जिसकी वजह से उसकी पीठ कबर्ड से लग गई। श्रव्या उसके पलटने से पहले ही उसके पीछे आकर खड़ी हो गई थी और अब वो उसके सामने थी। निर्मित जो बस कुछ बोलने ही वाला था कि श्रव्या ने उसके मुंह और हाथ रख उसका मुंह ही बंद कर दिया। कहाँ था ना प्रोफेसर, मुझे तुम्हें देखना है, लेकिन तुमने तो कॉल ही नहीं किया तो क्या करती। आना पड़ा। वैसे ही हुआ जो तुमने कॉल नहीं किया होता तो मुझे पता कैसे चलता कि जिस पर ये दिल आ रहा है यथे इला हॉट एंड सेक्सी है। बकवास बंद करो अपनी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? और तुम आई कैसे? हैरानी और गुस्से के मिले जुले भाव लिए निर्मित ने उसका हाथ अपने मुंह पर से हटाया और बंद दरखाने की तरफ देख फिर बालकनी की तरफ देखने लगा जो खुला हो था। अब जाकर उसे समझ आया कि हो न हो श्रव्या यहीं से आई होगी। गुस्से में उसका माथा ठनका और उसने श्रव्या को बाजुओं से पकड़कर धीमी मगर बेहद गुस्से भरी आवाज में, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ इतनी रात को आने की? क्या तुम्हें इतना नहीं पता कि आए दिन लड़कियों के साथ कैसी कैसी घटनाएं हो रही है? तो तुम्हें मेरे फिक्र हो रही हैं। अच्छा लगा जानकर, लेकिन तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जुडो और करटी में चैंपियन हूं मैं। श्रव्या अपने चिरपरिचित अंदाज में बोली, लेकिन निर्मित को अब भी उस पर गुस्सा आ रहा था। उसका गुस्से में लाल चेहरा देख भव्या उसके करीब हुई और दोनों हाथ उसके गले में डाल उसकी आंखों में देखते हुए, सुनो ना, इश्क हो रहा है तुमसे, क्या किया जाए? रोक ले खुद को या होने दिया जाए? ओ गॉड, तुम्हें समझ में भी आ रहा है तुम क्या कर रही हो? आधी रात को ऐसे किसी लड़के के कमरे में आना, इसका मतलब भी तुम्हें समझ आ रहा है? निर्मित ने उसे खुद से दूर धक्का दिया और परेशान होते हुए बोला, उसे डर था कि कहीं कोई देख ना ले। उसे अपने लिए नहीं बल्कि श्रव्या के लिए डर लग रहा था। प्रत्यक्ष की वजह से मीडिया वालों की नजर उन पर ही बनी रहती थी, और ऐसे में अगर उन्होंने आधी रात को श्रव्या को देख लिया तो न जाने कैसी कैसी बातें बनेंगी। अब की बार श्रव्या शरारत से आंखें मटकाते हुए सब समझ
में आ रहा है, लेकिन क्या करूं, दिल है कि मानता नहीं, श्रव्या ने गाते हुए कहा। वहीं निर्मित ने अपने माथे पर हाथ रख लिया। उसने गुस्से में श्रव्या का मुंह दबाया और लाल आंखों से उसे घूरते हुए, दिमाग ऑलरेडी खराब कर रखा है तुमने, और मत करो, वरना बहुत पछताओगी। धीरे धीरे तुमसे मोहब्बत हो रही है, फिलहाल यही है दिमाग में, और कुछ घुस ही नहीं रहा है, तो इसमें मेरी क्या गलती? श्रव्या मुंह बनाते हुए बोली। बकवास बंद करी अपनी में नहीं आने वाला प्यार मोहब्बत की बातों में, समझी? अब निकली यहाँ से, कहो तो तुम्हें अपने प्यार में मार के गिरा दूं। शरारती मुस्कान लिए श्रव्या ने आइविंग की तो निर्मित का मन किया कि वो उसे बालकनी से नीचे फेंक दी। वहीं अनाया नीचे खड़ी श्रव्या का वेट कर रही थी कि किसी ने उसका हाथ पकड़ अपनी तरफ खींचा और अगले ही पल उसके मुंह पर हाथ रख उसे वॉल से लगा दिया। सामने खड़े शख्स को देखते ही अनाया की आंखें हैरानी से बड़ी और सांसें गहरी हो गई। इस वक्त श्रव्या के ऊपर निर्मित को इतना गुस्सा आ रहा था कि उसका बस चलता तो वो श्रव्या को अब तक उठाकर बालकनी से नीचे फेंक चुका होता, पर अफसोस वो ऐसा कर नहीं सकता था। वही श्रव्या उसे इतने गुस्से में देख मुंह फुलाते हुए उसके खुले सीने पर हाथ रख पीछे की तरफ धक्का देकर बेड पर आकर बैठ गई और फिर मुंह बनाते हुए बोली, तुम्हें तो कोई कदर ही नहीं है मेरे प्यार की। यहाँ मैं इतनी दूर रघुवंशी मेसन से यहाँ तक आई और ऊपर से तुम्हारा वो मुआ बड़ा सा गेट जिस पर फिंगर लॉक लगा है, जिसकी वजह से मुझे दीवार कूदना पड़ा, उसके बाद पाइप से चढ़कर यहाँ आना पड़ा, समझे तुम? तो किसने कहा था यहाँ आने को, इडियट? मैंने कहा था आने को, जो मुंह उठाकर मेरे घर चली आई। देखी यार, माना कि गुस्से में तुम मुझे और भी हॉट एंड सेक्सी लगते हो, इसका मतलब ये थोड़ी ना होता है कि हर वक्त गुस्से में ही रहोगे। अब आ गई तो क्या ही कर सकते हैं। तुम्हारी जगह कोई और लड़का होता ना तो इतनी रात गए अपनी गर्लफ्रेंड के इस डेयरिंग कारनामे पर जोर की झप्पियां दे देता, लेकिन एक तुम हो जो मुझे देखकर ऐसे मुंह बना रहे हो जैसे 7 मुल्कों की पुलिस तुम्हारे पीछे पड़ गई है। निर्मित के चेहरे के एक्सप्रेशंस इस वक्त ऐसे हो गए जैसे उसने कितना बड़ा बेवकूफ देख लिया हो। वो तेज कदमों से चलते हुए बेड पर दोनों पैर ऊपर कर आराम से बैठी श्रव्या के पास आया और उसकी तरफ हल्का सा झुक उंगली पॉइंट करते हुए बोला, यू नो व्हाट, तुम एक नंबर की बेवकूफ लड़की हो और मैं बेवकूफ और तुम समझदार। हाउ क्यूट ना, क्या मस्त जोड़ी रहेगी हमारी। मैं अपनी बेवकूफियों से तुम्हें परेशान करती रहूंगी और तुम अपनी संजीदगी से मुझे संभालते रहोगे, हैं ना? निर्मित की बात अधूरी रह गई क्योंकि श्रव्या ने उसकी बात बीच में ही काट एक्साइटेड होते हुए कहा। निर्मित ने अपना सिर पिट लिया, वो झल्लाते हुए, तुम्हारे साथ जोड़ी बनाने से अच्छा है मैं बिजली का तार ना पकड़ लूं। आई बड़ी जोड़ी मस्त करने वाली, चलो निकलो अब यहाँ से, इससे पहले कोई तुम्हें मेरे साथ देखें। कहते हुए निर्मित ने उसकी कलाई पकड़ी और उसे खींचते हुए बालकनी की तरफ बढ़ने लगा। श्रव्या तो होठों पर लंबी स्माइल चिपकाए उसके साथ खिंचती चली जा रही थी। जैसे ही वो बालकनी में आई, अपना हाथ निर्मित की पकड़ से छुड़ाया और उसके सामने आ उसके सीने पर दोनों हाथ रख धक्का देकर दीवार से लगा दिया और अब वो बिल्कुल उसके करीब खड़ी बड़ी ही गहरी नजरों से उसे देखने लगी। एक पल को निर्मित को ऐसा लगा जैसे उसका दिल सीने से निकलकर बाहर आ जाएगा, क्योंकि उसे श्रव्या से ऐसी उम्मीद नहीं थी।
बेचारा दीवार से चिपके कुछ डर और कुछ हैरानी के भाव चेहरे पर लिए अपने सामने खड़ी उस चंट और छोटी सी लड़की को देख रहा था जिसकी हरकतों ने उसकी धड़कनें बढ़ा रखी थी। श्रव्या ने अपनी उंगलियां उसके खुले सीने पर सरकाते हुए कमर पर लिपटे उसके टॉवल तक ले आई, जिसे महसूस करते ही निर्मित की आंखें बड़ी हो गई। उसने तुरंत श्रव्या का हाथ पकड़ लिया, लेकिन श्रव्या दूसरा हाथ उसके कमर के इर्द गिर्द घुमाते हुए शरारती लहजे में, तू जो हाँ कहे तो बन जाए बात भी हो, तेरा इशारा तो चल दूं मैं साथ भी, तेरे लिए साहिबा ना दूंगी मैं गाऊंगी दिल में बस, ले तेरा घर भी बसाऊंगी। रात के इस सन्नाटे में अव्या की धीमी आवाज के साथ अब अचानक से ही निर्मित के हंसने की आवाज आने लगी, क्योंकि श्रव्या की उंगलियां जिस तरह से उसके कमर के इर्द गिर्द घूम रही थी उसे गुदगुदी होने लगी। उसे ऐसे हंसते देख श्रव्या अब कहाँ पीछे हटने वाली थी। उसने तुरंत उसे गुदगुदी करना शुरू कर दिया, जिससे निर्मित की पकड़ श्रव्या के दूसरे हाथ पर से छूट गई। निर्मित अपनी हंसी कंट्रोल करने की कोशिश करते हुए क्या कर रही हो? मत करो, छोड़ो मुझे, ओ गॉड प्लीज दूर रहो मुझसे। लेकिन श्रव्या ने उसकी एक न सुनी। वो तब तक उसे परेशान करती रही जब तक निर्मित के आंखों से हंसते हुए आंसू न निकल गए। बेचारा एक हाथ से अपना टॉवल पकड़े वो खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था। श्रव्या ने अब उसके चेहरे को दोनों हाथों में थामा और बड़े ही प्यार से उसके माथे को चूम कर फुसफुसाते हुए बोली, ऐसे ही हंसा करो, बहुत ही अच्छे लग रहे हो। चलती हूँ अब, बाय। श्रव्या तेजी से बालकनी की रेलिंग पकड़कर उस पाइप तक आई और धीरे धीरे नीचे उतरने लगी। निर्मित जो उसकी बात सुन उसे देखता रह गया था, श्रव्या को इस तरह से उतरते देख थोड़ा हैरान भी हुआ। उसका चेहरा जिस पर कुछ देर पहले हंसी थी अब एक्सप्रेशनलेस हो चुका था। वो तेजी से कमरे में आते हुए सर्द लहजे में बोला, एक पीसी होती है, पहले प्यार का नाटक और फिर नीचे खड़ी अनाया इधर से उधर चहलकदमी करते हुए श्रव्या का वेट कर रही थी कि किसी ने उसका हाथ पकड़ अपनी तरफ खींच उसे दीवार से लगाया और अगले ही पल उसके मुंह पर हाथ रख दिया। सामने खड़े शख्स को देख अनाया की ऊपर की सांसें ऊपर और नीचे की नीचे रह गई, क्योंकि सामने और कोई नहीं बल्कि प्रत्यक्ष खड़ा था, जो हैरानी से आंखें बड़ी बड़ी कर अनाया को देख रहा था। उसके चेहरे पर हैरानी, खुशी और फिक्र साफ झलक रहा था। एंग्री बर्ड, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो भी अकेले? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझे देखने आई हो कि मैं घर पर हूँ या फिर उस लड़की के साथ हो? पहले तो तुम मुझसे 2 कदम की दूरी पर रहा करो, इस तरह चिपकने की जरूरत नहीं है समझे? और ये आसमान में उड़ना बंद करो, क्योंकि मैं यहाँ तुम्हारे लिए नहीं, श्रव्या के लिए आई हो। अनाया ने उसका हाथ अपने मुंह पर से हटाया और पीछे की तरफ धक्का देते हुए बोली, तो प्रत्यक्ष की भेंवे जुड़ गई। वो नाम समझी से साली साहिबा यहाँ क्या कर रही हैं? कॉल हर साली साहिबा, बिकॉज मैं नहीं करने वाली तुम जैसे बागड़ बिल्ले से शादी। अनाया झल्लाते हुए बोली तो प्रत्यक्ष के लब फैल गए। उसने अनाया का हाथ पकड़कर दोबारा उसे वॉल से लगाया और बड़ी ही गहरी नजर से उसे देखते हुए, अब तो कुछ नहीं हो सकता एंग्री वर्ड, क्योंकि इस बागड़ बिल्ले का दिल तो अपनी इस बागड़ बिल्ली पर आ गया, और अब शादी तो क्या, हमारे छोटे छोटे बिल्लू और बिल्ली भी आएंगे। जस्ट वेट एंड वॉच। अनाया गुस्से में उसे घूरती रही। प्रत्यक्ष उसके गाल पर हाथ रख
अब बोलो भी श्रव्या यहाँ क्यों आई है? और वो है कहाँ, कहीं दिख तो नहीं रही? कहते हुए उसने आस-पास नजर घुमाई तो अनाया उसका चेहरा पकड़ अपनी तरफ घुमा चिढ़ते हुए, वो यहाँ तुम्हारे भाई से मिलने आई है। अब पता नहीं अब तक मिली या नहीं। क्या आया? निर्मित निर्मित से मिलने यहाँ आ गई। भाई वाह, क्या किस्मत है ना मेरे भाई की। और मेरी देखो, मेरी वाली तो मुझे काटने को दौड़ती रहती है। कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे हो तुम अब? नहीं, बल्कि ये तो कुछ भी नहीं है। मैं और भी बहुत कुछ कहने और करने वाला हूँ। कहते हुए प्रत्यक्ष ने अंगूठे से उसके होठों को सहलाया ती अनाया सिहर उठी। उसने तुरंत प्रत्यक्ष को धक्का देना चाहा, लेकिन प्रत्यक्ष को अपनी जगह से हिला भी नहीं पाई। उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस देख प्रत्यक्ष धीरे से हंसते हुए डॉट बड़ी मजाक कर रहा था। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है एंग्री बर्ड। वैसे तुम्हें यहाँ देखकर एक पल को ऐसा लगा जैसे मैं कोई सपना देख रहा हूँ। लेकिन अब ओहो अनाया दी तो इसलिए आप पाइप चढ़कर ऊपर नहीं आई? आपका तो नीचे ही प्रोग्राम सेट था है ना? प्रत्यक्ष की बात पूरी होती उससे पहले ही श्रव्या की आवाज आई, जिसे सुन प्रत्यक्ष को तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन अनाया झट से उससे झिटक कर दूर हो गई। वही प्रत्यक्ष इधर उधर नजर घुमाकर श्रव्या को ढूंढ रहा था कि अनाया ने एक बार फिर उसका चेहरा पकड़कर सामने पाइप की तरफ घुमाया, जहां पाइप पकड़ कर श्रव्या लटकी हुई दोनों को टकटकी लगाए देख रही थी। प्रत्यक्ष तो आंखें फाड़े श्रव्या को देखने लगा। उसे ये सोचकर ही हैरानी हो रही थी कि श्रव्या पाइप से चढ़कर निर्मित से मिलने गई थी। श्रव्या एक झटके से नीचे कूदी तो प्रत्यक्ष ने तिरछी नजर से अनाया को देखा, जैसे कह रहा हो कुछ सीखो इससे। अनाया ने मुंह बनाते हुए अपना चेहरा घुमाया और भव्या का हाथ पकड़ दीवार फांदते हुए उस तरफ हो गई। प्रत्यक्ष तो बस उसे देखता रह गया। वो भी दोनों के साथ उस तरफ आया और चलते हुए वहां खड़ी बुलेट के पास आया। श्रव्या उबासी लेते हुए चाबी अनाया की तरफ उछाल, मुझे तो नींद आ रही है दी, इस बार आप चलाइए। अनाया ने उसे घूरा और हेलमेट पहनकर बाइक पर बैठ गई। दोनों ही लड़कियां इस वक्त लोवर और ढीले ढाले टी शर्ट में थी। अनाया ने जैसे ही बाइक स्टार्ट किया, प्रत्यक्ष उसके एकदम करीब हुआ। आई नो, अगर मैं कहूंगा कि मैं दोनों को ड्रॉप कर दूंगा तो तुम हरगिज नहीं मानोगी, इसलिए आराम से जाना और पहुंचते ही कॉल करना, ओके? कहते हुए प्रत्यक्ष ने अनाया के माथे पर अपने होंठ रख दिए। उसके हाथ से लिप्स अपने माथे पर महसूस कर अनाया के रोंगटे खड़े हो गए। उसने तेजी से बाइक घुमाई और वहां से ओझल हो गई। प्रत्यक्ष ने तुरंत अपने बॉडीगार्ड के पास कॉल किया। दोनों सेफली रघुवंशी मेंसन पहुंच जानी चाहिए, और एक बात, उन्हें इस बात की भनक भी ना लगे कि तुम उनके पीछे हो। ओके बॉस। उधर से एक रौबदार आवाज आई, जिसे सुनते ही प्रत्यक्ष ने कॉल कट कर दिया। अगली सुबह। आज की सुबह बड़ी खास थी सबके लिए, क्योंकि आज ठाकुर फैमिली, मल्होत्रा फैमिली, रघुवंशी फैमिली और सिंघानिया फैमिली सब रिसॉर्ट में जाने को पूरी तरह से तैयार हो चुके थे। कल निधान की हल्दी थी तो आज ही सब रिसॉर्ट के लिए निकलने वाले थे। लगभग से सभी तैयारियां हो चुकी थी। जन्नत भी काफी एक्साइटेड थी, क्योंकि कल उसे उसके साजन जी के नाम की हल्दी जो लगने वाली थी। सभी के बैग गाड़ी में रखवा दिए गए और अब सब निकलने को तैयार थे। सिया के मीरा, रुद्र और वीर दोपहर तक जाने वाले थे, क्योंकि रुद्र की आज मॉर्निंग में
कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग थी। ब्लू कलर का प्लाजो सूट पहने निर्वी अनुषा को एक बड़ा सा बैग पकड़ाते हुए, मम्मा, इसमें जन्नत के लिए हमने जो ज्वेलरी लिया था वो सब है, इसे आप ही संभालिए क्योंकि इतनी बड़ी जिम्मेदारी तो मुझसे संभाली नहीं जाएगी। तो कब सीखोगी बेटा, अब तो तुम्हारी बहू भी आने वाली है, अब जिम्मेदारी तो लेनी ही पड़ेगी ना। अनुषा आंखें मटकाते हुए बोली। निर्वी मुँह बनाते हुए, बहू आ रही है तो क्या हुआ, अब तक आप सब कुछ संभालती आ रही है तो आगे भी आप ही संभालिएगा क्योंकि मुझसे ये सब नहीं होगा। मैं निधान को देख कर आती हूँ, उसने सब कुछ अच्छे से रखा या नहीं। कहते हुए निर्वी निधान के कमरे की तरफ बढ़ ही रही थी कि निधान बड़ा सा सूटकेस खींचते हुए नीचे ही आता दिख गया। इधर मल्होत्रा मेंसन में भी सब सूटकेस के साथ लिविंग में जमा हो चुके थे। उन्हें इंतजार था तो बस रूहान बाबू का, जिनकी आंख आज जरा देर से खुली थी इसलिए वो ऊपर अपने कमरे में रेडी हो रहा था। मिश्का अपने दुपट्टे को तोड़ मरोड़ करते हुए रूहान्स की नजर में आने से बचने का रास्ता ढूंढ रही थी, क्योंकि सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने खुद को रूहान की गोद में सिर रखकर सोते हुए पाया। उसकी नींद खराब ना हो इसलिए रूहान बैठे बैठे ही सो गया था, जिसे देख मिश्का काफी देर तक उसके चेहरे को निहारती रही। कल जिस तरह से रूहान उसे संभाल रहा था, सब सोचकर उसके दिल में रूहान के लिए सॉफ्ट कॉर्नर बनती जा रही थी। रूहान की नींद खराब ना हो इसके लिए मिश्का बड़े ही आराम से उठकर बैठी और दबे पांव उठकर अनीशा के कमरे में फ्रेश होने चली गई थी। लेकिन अब जब सब रूहान का वेट कर रहे थे तो मिश्का को उसके सामने आने में थोड़ी शर्म आ रही थी। तभी उसकी नजर सीढ़ियां से उतरते रूहान पर पड़ी, जो तेजी से चलते हुए लिविंग में आ रहा था। अभी तक किसी की नजर उस पर नहीं पड़ी थी। लिविंग तक पहुंचने में अभी रूहान को 2 सीढ़ियां पार करनी थी कि अचानक से उसका बैलेंस बिगड़ा और वो आगे की तरफ गिरने को हो गया। इसी के साथ मिश्का की तेज आवाज मल्होत्रा मेंसन के लिविंग में गूंज गई। साहिब,